हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाई जाती हैं। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भोपाल जा रहे हैं। आज शाम करीब 4 बजे सिंधिया विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट से उनका काफिला एक रोड शो की तरह बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा। बीजेपी दफ्तर में सिंधिया के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। सिंधिया आज भोपाल में ही रहेंगे और कल वो भोपाल से राज्यसभा के लिए दोपहर 2 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वो देर शाम दिल्ली लौट आएंगे। तो कल तक राहुल गांधी के खास और पारिवारिक मित्र कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ ने जब कमल थामा तब मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का इंटरवल हुआ। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर बाकी है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब शुरू हो रहा है असली खेल। क्या कमलनाथ की सरकार बचेगी या बीजेपी के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाएंगे, दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे या नरोत्तम मिश्रा के नाम की लॉटरी लगेगी? इस बाबत हम संसद में दोनों पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि उनकी पार्टी की संभावना कितनी है। और इस वक्त छाया जी हैं तो दूसरे राज्य से, छत्तीसगढ़ से, लेकिन फिर भी पूछते हैं इनसे कमलनाथ की सरकार बचेगी कि जाएगी? देखिए, कमलनाथ जी ने अभी कुछ कहा नहीं है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे दोस्त थे मेरे, वो जब चाहे मेरे घर में आ सकते थे, मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। उसके बाद दोस्त छोड़ के चला गया, दोस्त ना रहा। ये तो सिंधिया जी के ऊपर, उनके विवेक पे डिपेंड करता है, वो किसको दोस्त बनाना चाहते हैं और किसको अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। तो छाया जी कह रही हैं कि सिंधिया जी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी राहुल गांधी ने संभवतः कोशिश की होगी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन बाकी बीजेपी के नेताओं को क्या लगता है, क्या वहां पर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से दूर कर दिया है। शह और मात का खेल जारी है, चौसर लगातार बिछी हुई है। कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे लगातार। विप्लव ठाकुर जी लग रही हैं मुझे यहाँ पर, कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद है, बाहर निकले तो इनसे बात करूँ मैं। विप्लव जी, क्या होगा कमलनाथ सरकार का? रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। देखिए, अभी तक जब है सो इसलिए रहेंगे, 15 तक है और रहेंगे आगे भी। लेकिन आप हंस रही हैं और कह रही हैं जब तक है तब तक है, इसका मतलब जाने का डर भी है? डर नहीं है। हाँ। इसलिए कह हंस में इसलिए रही हूँ कि आपके सवाल पे हंस रही हूँ। इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हम रहेंगे। लेकिन सिंधिया जी के जाने का दुख है? कोई फर्क नहीं है। सिंधिया जी वो अपने घर वापस चले गए, उनका सारा परिवार उधर था, वो चले गए। विप्लव ठाकुर कह रहे हैं कि सिंधिया जी की घर वापसी हो गई है, उनका पूरा परिवार तो पहले से था, अब एक छत के नीचे सब इकट्ठा हो गए हैं। बाकी सांसद भी आएंगे, बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों में से किसकी संभावना, इस पर बात करेंगे। आइए। और कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने आ रहे हैं। उनसे भी पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। बीके हरिप्रसाद जी, मध्य प्रदेश का संकट तो गहराता जा रहा है, 23 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, बचेगी सरकार या फिर बीजेपी की वापसी होगी? स्पीकर तय करेगा, सरकार बचेगा नहीं करेगा, जो इस्तीफा के बारे में तय करने वाला स्पीकर है। हाँ। करेगा वो। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने साल तक आपके पास रहे, आप लोगों ने इतना सम्मान किया। अधीर रंजन चौधरी बोले कि सोनिया गांधी उनको बेटा मानती थी। उन्होंने लिखा चिट्ठी में डियर मिसेस गांधी, वो बुरा लगा। वो कल बोलते हैं कांग्रेस अब वो नहीं है जो थी। कांग्रेस वो नहीं वो थी, वो इन्होंने बोला तो मध्य प्रदेश में जो मैनिफेस्टो में बोला था रोज़गार के बारे में, अभी नरेंद्र मोदी भी बोला था रोज़गार के, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का बात किया था, 15 लाख आपका जेब में डालने का बात किया था। कौन सा वो वादा पूरा कर दिया, वो जो पूरा वादा पूरा करने के लिए गया है? तो आप चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो वादा पूरा नहीं किया था उसको पूरा करने के लिए कोशिश के लिए लेके जा रहा है इसको। तो आप चाह रहे हैं कि सिंधिया वहाँ ये बात करें? हाँ, बात करें, अच्छी बात है, क्योंकि रोजगार के परेशान है, रोजगार के बारे में परेशान है, इसलिए मध्य प्रदेश के सरकार के बारे में टिप्पणी किया है। अब जाके भारतीय जनता पार्टी में जो रोजगार के मामला है उसको बात करने दीजिए। तो देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं बीके हरिप्रसाद, कह रहे हैं कि उनको अब वहाँ बात करनी चाहिए। इस बीच मैं देख रहा हूँ प्रभात झा मुझे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के सांसद हैं और नाराज बताए जा रहे हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया, इसलिए शायद प्रभात झा नाराज है। प्रभात झा जी बाहर निकलेंगे। अभी एक सवाल पूछना है प्रभात जी आपसे। अरे मध्य प्रदेश की सरकार पर पूछना है, आपके राज्यसभा सीट पर नहीं पूछना है मुझे मध्य प्रदेश की सरकार पर पूछना है कि क्या वापसी हो जाएगी शिवराज सिंह चौहान की? आपको क्या लग रहा है? सिर्फ हंस रहे हैं आप और चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, वजह क्या है? अभी पार्लियामेंट होके आता हूँ। लेकिन प्रभात जी, एक और भी खबर आ रही थी राज्यसभा सीट को लेकर के कि प्रभात जी नाराज हैं। तो प्रभात झा की चुप्पी मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात को काफी कुछ बयां करती है। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही तलवारें नहीं खिंची हैं, तलवारें शायद बीजेपी के अंदर भी
खिंची हैं, जिनकी तस्वीर आपको आने वाले दिनों में ज़रूर दिखाई देगी। तो इन सारी उठापटक की स्थिति में जो मध्य प्रदेश में चल रही है, भोपाल में सिंधिया के स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हैं। सभी ने एक सुर में सिंधिया का बीजेपी में स्वागत किया। अभी यहाँ पर मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जिसे कांग्रेस ऑपरेशन लोटस कहती है, उसके एक मुख्य किरदार हैं कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक, और जिनका मध्य प्रदेश में आज तमाम जो सिंधिया के स्वागत में यहाँ पर जो तैयारी की गई है, उसमें जहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा अगर सिंधिया के बाद किसी का है तो वो नरोत्तम मिश्रा जी का है। सर, कुछ बदल रहा है क्या बीजेपी में? बीजेपी जैसी थी, जैसी है, वैसी ही रहेगी। इसमें बदलने की क्या बात है? जी, अभी सर जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे सिंधिया की स्वागत में कितनी क्या तैयारी आपको लगता है कि बिल्कुल रेड कारपेट बिछाए गए? बिल्कुल जोरदार तैयारी है, पलक पावड़े बिछा के तैयारी है। हमारे घर में आ रहे हैं तो हमारा गौरवान्वित है, मतलब मेहमान हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए सर, ये सारा कुछ जो चल रहा है, एक साथ आपको दो खुशखबरी मिली, एक बड़ा नेता मिल गया, एक तो मध्य प्रदेश में आपको सिंधिया के रूप में, दूसरा कमलनाथ की सरकार संकट में चली गई। संकट में तो थे ही, वे उभर के नहीं आ रहा था, रुग्णावस्था में ही आई, पैदाइश ही ऐसी हुई थी, बच्चा ही विकलांग पैदा हुआ था। हाँ, इसलिए तो अल्पमत में थी, बहुमत मिला ही नहीं कांग्रेस को। जब रुग्णावस्था में थी तो फिर क्या दिक्कत थी? तो अल्पमत में जब सरकार है तो फिर आप जाते क्यों नहीं है? राज्यपाल के पास जाएं और कहें कि अल्पमत में सरकार है, उसे सरकार को 356 लगाई जाए। जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कब? वक्त आने पर तुझे हम बतला देंगे आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में क्या है दिल पे, बता दीजिए, न्यूज़ 18 इंडिया को बता दीजिए। देखिए, हमारी मान्यता ये है पंडित जी कि बजट सत्र के पहले शुरुआत में महामहिम का अभिभाषण होता है। महामहिम का अभिभाषण सरकार का दर्पण होता है। महामहिम के पास में 22 के लगभग इस्तीफे आए हुए, विधानसभा अध्यक्ष के पास 22 के लगभग इस्तीफे आए हुए, तो बहुमत है क्या? आप जिस सरकार का भाषण पढ़ने जा रहे हैं वो अल्पमत में है, इस्तीफे आपके पास हैं, तो क्या आप अल्पमत का अभिभाषण है या बहुमत का है? अगर बहुमत का है तो सिद्ध करो, अल्पमत का इस्तीफे आपके पास है, तो स्वाभाविक रूप से पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, फिर भाषण होना चाहिए। बड़ी बात हमारे साथ है शिवराज सिंह चौहान जी। सर, मतलब क्या सिंधिया जी वापस आ गए हैं, क्या तैयारी है? नहीं, उनका स्वागत है। सर, ये सरकार जो है 22 लोगों के इस्तीफे हो गए हैं और उनके इस्तीफे भले ही स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया। अब जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, आपकी नजर में क्या उस सरकार का अभिभाषण हो सकता है? हम तो बार बार ये कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और अब ऐसी सरकार कैसे राज्यपाल का अभिभाषण करवा सकती है, कैसे सत्र बुला सकती है? राज्यपाल के पास तो ये है शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि ऐसी सरकार कैसे अभिभाषण करा सकती है। शिवराज सिंह चौहान का सीधे तौर पर कहना है, एक सरकार जो अल्पमत में आ गई है, वो सरकार राज्यपाल का अभिभाषण कैसे करा सकती है। उधर तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रजनीकांत राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने जा रहे हैं। जी हां, रजनीकांत जल्द अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। चेन्नई में रजनीकांत ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। रजनीकांत ने कहा कि उन्होंने सीएम पद के बारे में कभी नहीं सोचा और वो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं। மக்கள் கிட்ட இது போய் சொல்லுங்க, ஒருங்கால சிஎம் ஒருங்கால முதலமைச்சர் அதெல்லாம் நிறுத்துங்க, மூளை முடுக்க இதுக்கு போய் சொல்லுங்க, நீங்க நான் வந்து ஆட்சி கட்சிக்கு வரணும், அப்படி அரசியலுக்கு வரணும், அது முதல்ல நீங்க செய்யுங்க, எனக்கு தெரியட்டும், அந்த எழுச்சி எனக்கு தெரியட்டும், அப்போ வர तो तमिलनाडु में अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले रजनीकांत जो है वो राजनीति में अब सक्रिय दिखते नजर आ रहे हैं। एक बैठक उन्होंने की जिसमें उनके पदाधिकारी पार्टी के जो थे वो मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कहा कि वो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं।